नमस्कार, मैं अखड़ पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में आज फ्लैट टोन पे ही कामकाज होता दिखाई पड़ा। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही फ्लैटिश टोन में बंद हुए। निफ्टी बैंक फ्लैट टोन में बंद हुआ। निफ्टी हरे निशान में, सेंसेक्स लाल निशान में, निफ्टी बैंक हरे निशान में, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में, दोनों बंद हुए। वहाँ पर फिर भी थोड़ी बाइंग थी कंपेरेटिवली पहले फ्रंटलाइन इंडेक्स के, वहाँ पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। रियल्टी, आईटी शेयरों में थोड़ी बहुत बाइंग आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर था इंफ्रा स्पेस में, सेलेक्टिव स्टॉक्स वहाँ पर भी बाइंग में थे। इनफैक्ट फार्मा स्पेस में आज खरीदारी देखने को मिली थी, जहाँ पर सेलेक्टिव फार्मा शेयर जो हैं औरबिंदो, लुपिन, सब में खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट रहा। मिड कैप इंडेक्स में फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर। एनर्जी, इंफ्रा, पीएससी यानी कि सरकारी क्षेत्र के कुछ शेयर थे जहाँ पर प्रेशर था। डिफेंस के कुछ शेयर तेज़ी में थे। ऑटो में खरीदारी थी, एफएमसीजी में खरीदारी थी और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चली रही हैं। तो उसके हिसाब से न्यूज़ फ्लोज के बीच में या खबरों के ट्रिगर्स के बीच में आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ आज अच्छी सत्र था मिड कैप के लिए, कैश मार्केट के स्टॉक्स के लिए, जहाँ पे मिड कैप में करीब 1% की बाइंग थी और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1% की तेज़ी के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज में सेलेक्टिव स्टॉक, मिसाल तौर पे पीबी फिनटेक अच्छी तेज़ी में था। अपार इंडस्ट्री एक अच्छी तेज़ी में आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लास्ट आवर में एचसीसी न्यूज़ फ्लोज आया, उसके बीच में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। टाटा कम्युनिकेशन डिविडेंड एक्स था शुरुआती लाल में, बाद में हरे निशान में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे करके अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में बंद हो रही थी और उसका एक इम्पैक्ट था। लेकिन आज क्लियर कट फार्मा था विनर, करीब 1.5% की तेज़ी वहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। लुपिन, औरो, सन, जितनी फार्मा, इवन ग्लैंड 1000 रुपये के ऊपर आ गया। यहाँ पर खरीदारी का दौर आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। अब सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है उसमें थैंक यू शर्मा साहब और सबके लिए, मतलब माफ़ी एक लंबे विलंब के लिए। ऐसा मार्केट में क्या करें, प्रॉफिट बुक या कुछ न्यू में एंट्री, कुछ एंट्री लाइक शेयर सजेस्ट करें जो अभी भी ठीक रेट पर हैं। निक सर देखिए, आज क्योंकि पहला दिन है तो मैं भी माफ़ी चाहूँगा। बहुत सारे शेयर मतलब मार्केट से 2 हफ्ते के लिए मैं अलग था, तो बहुत सारे तो भाव भी मुझे याद नहीं होंगे, इसलिए अभी नई एंट्री तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता आज किसी भी स्टॉक के ऊपर। देखिए अदरवाइज़ आईटी में जो पहले की गिरावट है वही प्रिवेल कर रही है अभी भी। अदानी समूह पहले से काफ़ी नीचे आया हुआ है, तो ये 2 सेक्टर तो मेरे को याद है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा बीट एंड डाउन है, इनको आप देख सकते हो। थोड़ा थोड़ा निबलिंग जिसे कहते हैं ना, वो आप कर सकते हो। और जहाँ आपको प्रॉफिट रीजनेबल हो रहा है वहाँ आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ले भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट लेना कोई पाप है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी अगर आप हो और आपने एक सब्सटेंशियल क्वांटिटी में एक शेयर जमा कर लिए हैं और आपको सब्सटेंशियल क्वांटिटी में प्रॉफिट आने भी लग गया है, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ले लो और कैश पे आ जाओ, ताकि दोबारा अगर वही शेयर आपको नीचे मिल जाए तो वहाँ ऐड कर लेना। आपकी कॉस्ट से नीचे अगर कभी आ जाए किसी फाइंड डे, नहीं है तो किसी और में एंटर करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए होगा। हम लिमिटेड लोग होते हैं, रियल जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो लिमिटेड होता है, उसके पास हमेशा पैसा इतना नहीं होता कि वो कहीं और से पैसा आया जा रहा है फ्लो में और डाले जा रहा है। सो थोड़ा चर्निंग के लिए आपको जो पोर्टफोलियो आपका चर्निंग वाला, वहाँ से आप पैसा निकालो और उसको ही आप दूसरी जगह पे डाल सकते हो। लेकिन अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप तो बैठे रहो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, HNI कैटेगरी के 2 लाख अबव IPO शेयर के अलॉटेड प्रोपोर्शनेट, इफ आई अप्लाई फॉर 3-4 अकाउंट फ्रॉम IPO इन HNI कैटेगरी ऑफ 2 लाख एंड अबव, आई विल गेट प्रोपोर्शनेट शेयर इन ऑल अकाउंट एज पर द सब्सक्राइब्ड क्राइटेरिया। अगर ये सवाल है दीक्षित सर तो हाँ, और अगर ये जवाब है तो थैंक यू। लेकिन जो भी HNI कैटेगरी होती हैं जो 2 लाख से ऊपर होती हैं, उनको आप प्रोपोर्शनल तौर पे उनमें शेयर अलॉटमेंट होता है और उसमें अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स में डालेंगे तो आप HNI कैटेगरी में अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो IPO खुला हुआ है वो ड्रोन कंपनी का, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसके लिए अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हो तो उसमें 2-3 चीज़ें मतलब मैंने नंबर्स में नोटिस की हैं। वैसे तो कंपनी का IPO 81 टाइप्स पर आ रहा है मल्टीपल में, लेकिन और दूसरा एक कंपनी बड़ा डोमिनेट प्लेयर करती है, 50% मार्केट शेयर ओन करती है स्पेस में। बाकी ऐसा कोई क्लियर कट पीयर नहीं है, लेकिन जो नॉन क्लियर पीयर है वो भी 40 के, 41 के, 80 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस की कि 2020-21 में कंपनी लॉस में थी और 2022 में प्रॉफिट में आई, 23 में प्रॉफिट में आई। चलिए कोविड ईयर भी था इसलिए मान लेता हूँ कि 2 साल लॉस में होगी, लेकिन 16-17 करोड़ का लॉस 2 साल बैक टू बैक, और उसके बाद सडनली 36-37 करोड़ का प्रॉफिट बैक टू बैक, 44 करोड़ एक और 36 करोड़ एक। तो और रेवेन्यू में मासिव जंप, कि यहाँ कैच लॉस नहीं है, कैच है रेवेन्यू में जंप। 2 डिजिट के रेवेन्यू से 3 डिजिट का बड़ा रेवेन्यू आना शुरू हो गया। तो या तो कोई कैपेसिटी ऐड हुई होगी इस कोविड ड्यूरेशन में या कोई नया एक्विजिशन हुआ होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो, और डेट का सिचुएशन एकाएक 50 करोड़ आया फिर घट गया, तो ये कुछ चीज़ें जो ऑड सी लग रही हैं। लेकिन हाँ,
लिस्टिंग के लिए आप अगर देखना चाह रहे हो और अलॉटमेंट के लिए चाह रहे हो तो फिर लिस्टिंग के लिए ही रखना, लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए अभी मत जाना। तो लेकिन आप बाकी खुद ही समझदार हो जब आप इतनी कैटेगरीज देख पा रहे हो तो लिस्टिंग के लिए आप अभी तो देखो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से डिफेंस में तेज़ी है तो बाकी पेयर भी आपको ठीक ठाक मिल ही रहे हैं, उनको आप देख सकते हो। ओके, जी एंटरटेनमेंट और NDTV। विशाल सर, पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंसेस में मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि दो ग्रुप जिनसे हमेशा दूर रहने की राय देता है, दो ग्रुप मुझे जो लगता है कि ये दो ग्रुप में कभी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आया, उसमें एक जी और एक इंडिया बुल्स है। ये दो ग्रुप को आप स्किप करो अनटिल आप मोमेंटम पे प्लेयर ना हो तो। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो तो आप अवॉइड ही करो ये दोनों ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर कभी पैसा बना नहीं है और पैसा गया बहुत है हर कंपनी में इसकी। चाहे आप डिश टीवी देख लो, जी एंटरटेनमेंट देख लो, सिटी केबल देख लो, गोल्ड माइन वाली कंपनी जो थी इनकी वो देख लो, और लाइकवाइज इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडिया बुल्स रियल स्टेट, और वो इनकी जो एक रियल स्टेट रिटेल आर्म थी वो। तो ये सभी कंपनियों में ऐसी प्रॉब्लम रहा है, तो आप तेज़ी मिले निकल जाओ, बेस्ट है। और बहुत सारी कंपनियां जिनमें आप पैसा डाल सकते हो, वहाँ पैसा बन सकता है बहुत सारी कैटेगरी में। और रही बात में कि आप मीडिया में उतरे हो NDTV के साथ भी, तो NDTV के केस में सर वो मोमेंटम बना था और वो मोमेंटम दोबारा मिलेगा तो आप निकल जाना, लेकिन अदरवाइज़ यही आपके लिए राय है कि आप तेज़ी में निकलो, ज़्यादा बेटर है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में रहो आप, ज़्यादा बेटर है फिलहाल तो। विप्रो के केस में कौशिक सर, दो इट्स अ गुड कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, 5 टॉप 5 कंपनीज में से एक है, लेकिन अगेन कि ये बहुत बहुत ज़्यादा भागा हुआ शेयरों में से एक है, इन्फोसिस एंड विप्रो, जो मैं पहले भी मेंशन किया कई बारी। तो गुड क्वालिटी बट ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है, वन। उसके बाद नीचे आके अब सबसे सस्ता भी है, इसमें भी कोई डिनाइल नहीं है कि निफ्टी के सबसे सस्ते स्टॉक्स में ये शामिल है। लेकिन IT की तेज़ी में सबसे लास्ट कोई मूव अगर आएगा तो शायद विप्रो में आप देखोगे कंपेरेटिवली बाकी प्लेयर्स के। तो HCL टेक महिंद्रा पहले थे, मैं उनके अभी के दाम में कोई याद नहीं और अभी की वैल्यूएशन भी याद नहीं है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि आज ही का दिन अभी बैठ के पढ़ूंगा ये सब चीज़ें। तो बेटर यही है कि आप विप्रो में अभी तो बने रहो, मतलब बेचने का तो कोई औचित्य नहीं है, लेकिन तेज़ी मिले तो, या आपके पास कोई और IT कंपनी भी हो तो आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, इसमें नई पोजीशंस को ऐड मत करना। एटलीस्ट अगर आप कोई IT का पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो तो आप इन्फोसिस को देख सकते हो, TCS को देख सकते हो, टेक एंड HCL को भी देख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन देयर प्राइसेस। बट विप्रो कुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी अमंग लार्ज कैप्स। इट्स नॉट बैड बट थोड़ा चला हुआ है, तो थोड़ा स्लो मूवर रह सकता है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में। ओके, ओरिएंट में तो आज खबर थी शरद सर, वो इसलिए चल रहा था ओरिएंट ग्रीन के अंदर, और ओरिएंट क्रॉम्पटन दोनों मोमेंटम है। ओरिएंट को भी देख लो चाहे तो क्रॉम्पटन को भी, क्योंकि क्रॉम्पटन में तो एक प्रमोटर का इशू भी रहा है कुछ टाइम पहले तक, न्यूज़ फ्लोज भी बहुत नेगेटिव रहे थे बीच में। आजकल वो चल ज़्यादा रहा है तो इसलिए आपको सही लग रहा होगा, लेकिन दोनों में अगर आप कोई एक पिक करना चाहो तो मोमेंटम के लिए ओरिएंट ग्रीन ज़्यादा बेटर चल रहा है इस समय। न्यूज़ फ्लोज भी आ रही, नई कैपेसिटी ऐड करने को लेकर बस भी घूम रहा है बाजार में। लेकिन सर एक चीज़ का ध्यान रखना, बाजार जब बहुत तेज़ी में आ जाता है और बढ़िया बुल रन मार्केट में मिलने लगता है तो उस बुल रन में ना न्यूज़ फ्लोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज एक शीट मैं शेयर करूँगा एज़ यूजुअल, जिसमें मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि विद टाइम जैसे बाज़ार में तेज़ी आई है बहुत सारी ब्लॉक्स हुए हैं। वो ब्लॉक्स इसलिए हुए हैं क्योंकि प्रमोटर भी उसका फ़ायदा उठा रहा है या इन्वेस्टर उसका फ़ायदा उठा रहा है एग्जिट करने के लिए। तो तेज़ी का बाज़ार एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल किए और मंदी का बाज़ार एंटर करने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। और अभी बाज़ार में तेज़ी है, अच्छे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, तो यहाँ पे नए माल एडिशन की बजाय ना नए माल छोड़ने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ आपको अच्छे प्रॉफिट्स बनने शुरू हो गए वहाँ थोड़ा थोड़ा निबलिंग शुरू कर दीजिए निकालने की, और कैश पे आना शुरू कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे वही कैश आप इस्तेमाल करोगे वापस नीचे के लेवल पे ऐड करने के लिए। सो अकॉर्डिंगली मतलब इस समय जहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज आपको दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा हंकी डोरी सिचुएशन दिख रही है, सबसे ज़्यादा पिंकी पिक्चर दिखाई पड़ रही है, उनसे आप निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि वहाँ पे वो पिक्चर दिखाई इसलिए जा रही है कि वहाँ कोई ना कोई एग्जिट करेगा इन्वेस्टर या शेयर ट्रैप हो सकता है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी नहीं आ सकती है, इसलिए पार्शियल एग्जिट बोल रहा हूँ ताकि पार्शियल आपके पास रहे, लेकिन पार्शियल एग्जिट करके आप कैश पे भी आ जाओगे। तो ये एक तरीका हो सकता है इस समय पर बाज़ार को खेलने को लेकर। तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा धीरे धीरे निकालना शुरू करो और वहाँ डालो जहाँ पर अब तक सिचुएशंस उतनी इम्प्रूव नहीं हुई हैं कंपेरेटिवली बाकी स्टॉक्स के। कोई बिगनर कैसे पता करे कि कोई स्टॉक अच्छे प्राइस पर है
हम बाय एवरेज कर सकते हैं, और कौन सा शेयर कॉस्टली है और हमें होल्ड करना और सेल पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दीपक जी देखिए, कोई भी चीज़ का वैल्यू जो होता है ना बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। प्राइस और वैल्यू में अंतर समझिए। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, पानी की बोतल की कीमत नदी के किनारे सस्ती होगी और रेगिस्तान में महंगी होगी, वो उसकी वैल्यू है। प्राइस तो उसका 10 रुपया रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू पानी के पास होगी सस्ती, और समुद्र और रेगिस्तान में होगी महंगी, क्योंकि वहाँ यूटिलिटी ज़्यादा है। तो इसलिए हिसाब से वैल्यू डिटरमिन होती है। तो वैल्यू इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म वन। अब आपको कहाँ देखना है, देखो बहुत क्लियर कट तरीका होता है। कहीं कोई बड़ा इन्वेस्टर खरीदे, कोई बड़ा फंड खरीदे, या कोई बड़ा प्रमोटर खरीदे, तो वो कंपनी की वैल्यू सबसे आसानी से डिटरमाइन हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक अभी एग्जांपल मैं पढ़ के आया इसलिए बता रहा हूँ। जुबिलेंट इंग्रेविया का मैं बहुत दिन से था नहीं, तो मैंने देखा इतना चला क्यों। वो एकदम से 400 रुपये की रेंज में होता था जब मैं यहाँ था तब, और 2 हफ्ते के अंदर ही 480 आ गया। तो आई रियलाइज़ कि ऐसा क्या हुआ, उसमें कोई न्यूज़ तो आई नहीं। तो जब मैंने देखा तो रियलाइज़ किया कि 405 रुपये से लेके 470 रुपये तक उसमें जुबिलेंट इंग्रेविया का जो एम्प्लॉय फंड है, जो खुद का उनका एम्प्लॉय ट्रस्टी फंड है, उसने माल ख़रीदा है। और वो माल ख़रीदा है 2021 के बाद। अब तो 2021 में प्रमोटर ने माल लिया था 550 रुपये में, और आज माल एम्प्लॉय ट्रस्ट ने लिया है 399 से शुरू किया और 470 रुपये तक वो लेते चले गए लगातार पूरे महीने में। इसलिए वो शेयर चला। तो उनको ये वैल्यू दिख गई। अगर उनको ये वैल्यू दिख सकती है तो हमको भी दिखी सकती है, क्योंकि वो तो एम्प्लॉय हैं, वो ज़्यादा बेटर है, उनका पैसा तो और बड़ी पोजीशन में जा रहा है। सो अगर वो एक्यूमुलेट कर सकते हो, आप भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ प्रमोटर एक्यूमुलेट कर रहा है, जहाँ जहाँ पे ऐसे फंड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर ऐसे कोई HNIs एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो वो कुछ वैल्यू देख कर एक्यूमुलेट कर रहे होंगे। आप उसको एक आधार मानकर एंटर कर सकते हो। और अदरवाइज विद टाइम जो आप एक शेयर में पैसा डालते रहते हो, या आप बहुत समय उसके साथ बिता लेते हो, तो आपको समझ में आता है कि इसकी वैल्यू सही है, यहाँ पे एंटर करना एक सेफ ऑप्शन हो सकता है। कभी कभी क्रैश एंट्री जो होती है, वो क्रैश एंट्री भी एक अच्छा लेवल होता है एंटर करने के लिए। जैसे वो पैनिक स्टेट में बिका था ग्लैंड फार्मा, तो 880 वाली लेवल उसके लिए क्रूशल थी। वहाँ पे जिन्होंने एंटर किया आज 1000 रुपये आ ही गया। सो ऐसे पैनिक स्टेट्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो कभी कभी। विप्रो माई टारगेट इज़ 1500 इन 2035, इज़ इट पॉसिबल? अश्विन सर मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मेड इन विप्रो को, जो अभी 400 रुपये 300 रुपये 400 रुपये की रेंज में है, 1500 देख रहे हो, 3 गुना होगा अगले 13 साल में। हो सकता है सर 13 साल में 3 गुना कोई बहुत बड़ा अमाउंट आप मान नहीं रहे हो, लेकिन आप ये मानो अगर 15% ये देता है हर साल, तो 15% के हिसाब से आप करीब 5 साल में या 7 साल में डबल हो जाना चाहिए। और आप मान रहे हो 15 साल में 3 गुना, मोर लेस 2-2.5 गुना तो हो जाना चाहिए फिर भी। तो ये लेवल तो ठीक है, लेकिन अब वो 1500 का लेवल में ऐसा ना हो ना कि फिर और एक बोनस आ जाए और एक स्प्लिट आ जाए, तो आपका रिटर्न तो बने लेकिन वो एब्सोल्यूट वे में ना रहे। सो पॉसिबिलिटी भी है और नहीं भी, लेकिन फिर भी ज़्यादा सेफ़र ऑप्शन आपके पास बाकी रहेंगे। देखिए विप्रो क्योंकि को लगता है लोगों को कि बहुत छोटी डिनोमिनेटर का स्टॉक है, 300 रुपये 500 रुपये का शेयर है, तो इसलिए उसमें लोग कूद जाते हैं कि IT में सस्ता शेयर है और वैल्यू में मल्टीपल भी कम है। अच्छे जितने के 3 आएंगे, 1 आएगा, उतने में विप्रो के 3 आ जाएंगे काइंड ऑफ। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों की वैल्यू आप समझिए कि हो सकता है उसमें स्प्लिट बोनस इतने आ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए उतना एडजस्ट हुआ है, जो विप्रो में हो चुका है ऑलरेडी लेकिन बाकियों में नहीं हुआ, तो उनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर स्प्लिट एंड मोर बोनस हाई होती है कंपेरेटिवली। और कुछ की इक्विटी छोटी होती है, विप्रो की इक्विटी बहुत बड़ी है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपका लॉजिक ख़राब नहीं है, 2.5 गुना 3 गुना हो सकता है इतनी ड्यूरेशन में, लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिए आप दूसरे किसी प्लेयर पर भी बैट कर सकते हैं अलॉन्ग विद हिम, वो भी आप एक बार को देख सकते हो। वेयर वर आई वॉज एट माई होम सर। अच्छा, हिम्मत सिंह का लाओ पाला फॉर लॉन्ग टर्म। लाओ पाला तो बहुत समय बाद जागा है, कुछ दिन पहले इसका नाम दोबारा सुना है। ये उस कारोबार में है कंपनी, ग्लासेस एंड होम कटलरी की स्पेस में, और अच्छा कंपनी था, बहुत समय तक चला, फिर रुका, बहुत टाइम रेंज में बिताया और वापस दोबारा चलना शुरू हुआ। तो लाओ पाला फिर भी बेटर। हिम्मत सिंह का इनटू टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल का सीज़न अभी है नहीं, तो मतलब बहुत समय से रेंज में रहेंगे अभी, तो इसलिए बेटर आप एक बार को लाओ पाला पे बैठ कर सकते हो कंपेरेटिवली। लेकिन सर अगेन फिर बोलूँगा कि मिड कैप स्मॉल कैप में कैश मार्केट के शेयरों में ज़रा ध्यान संभल कर ही एंटर करिएगा। बाज़ार की तेज़ी में अभी वो चल रहे हैं का मतलब ये नहीं कि वो आगे भी चलेंगे, हो सकता है थोड़ा दोबारा कूल ऑफ हो। अगर कूल ऑफ होते हैं तो आप एंटर करो, ज़्यादा बेटर है कंपेरेटिवली। और जहाँ न्यूज़ फ्लोज हो, जहाँ पे टिपें आ रही हों, जहाँ पे बज़ आ रहा हो बहुत,
उनको अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर एक बार को फंसने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इस समय कैपिटल प्रोटेक्ट करना सबसे ज़रूरी है आपका, कंपेरेटिवली जब बाजार बॉटम पे था, आप बताता हूँ। ओके, इसके अलावा आइडिया फोर्जिंग IPO, हाँ आइडिया फोर्ज का ही IPO खुला है ना वो आज हाँ आइडिया फोर्ज का ही IPO है, ठीक कह रहे हो सर। आइडिया फोर्ज के IPO पे वही जो भी थोड़ी पहले मैं बात कर रहा था कि इसकी लिस्टिंग तो प्रीमियम पे हो सकती है और लिस्टिंग गेन के लिए आप एक बार को एंटर कर सकते हो, बट 2-3 गुड और बैड बता देता हूँ। पहला, जिस बिज़नेस के अंदर उसमें 50% इनका डोमिनेंस है, कुछ बड़े नाम भी इसके साथ शुमार हैं जिनकी एंकर इन्वेस्टर लिस्ट में नमूरा से नाम भी आ चुके हैं, तो वो सब तो चीज़ें ठीक है। बट अगेन ऑन अ रियलिस्टिक थिंग, मुझे इनकी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर समझ में आया नहीं। आज मैं नहीं था मैनेजमेंट में बात करने के लिए, वरना मैं उनसे कल पूछ भी लेता कि ऐसा क्या हुआ पिछले 3 साल में कि रेवेन्यू 15 से 20 करोड़ 30 करोड़ के आसपास था, जो सीधे जंप करके 150 करोड़ आ गया और फिर बाद में 300 करोड़ हो गया। और प्रॉफिटेबिलिटी भी जहाँ लॉस था 16 करोड़ का, वहाँ सीधे बढ़ के 34 करोड़ या 44 करोड़ और फिर 33 करोड़ आ गई। तो ऐसा क्या एकदम से एडजस्टमेंट हुआ? चलो मान लेता हूँ कि कुछ एक्विजिशन किया होगा, वो काम आउट कर गया होगा, कोई नई कैपेसिटी ऐड हुई होगी, वो वहाँ पे पैन आउट कर गई होगी, ये कुछ वजह हो सकती हैं। लेकिन फिर डेट में ऐसा क्या हुआ कि 50 करोड़ का डेट आया, चलिए नई कैपेसिटी लेने में डेट लग गया, लेकिन फिर सडनली डेट उतर भी गया। तो ये IPO के आने से पहले जो बुक्स थोड़ी सी साफ़ की जाती है ना, वो थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। लेकिन क्योंकि ये न्यूज़ फ्लो में ज़्यादा है, बज़ बड़ा है, इसके साथ अटैच्ड सब्सक्रिप्शन के नंबर अच्छे हैं, इसलिए लिस्टिंग ठीक ठाक मिल जाएगी। तो लिस्टिंग ठीक ठाक मिले तो उसका फ़ायदा उठा के आप निकल जाएं, ज़्यादा बेटर है। या आपके मल्टीपल लॉट लग जाएं तो 2 लॉट या 3 लॉट अगर लग जाते हैं तो 2 लॉट निकाल दीजिएगा, 1 लॉट रख लीजिएगा, ऐसे कुछ कर लीजिएगा, आधा निकाल दीजिएगा, आधे से ज़्यादा रख लीजिएगा, तो ऐसा कुछ करिए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अभी के लिए तो फ़िलहाल आप इसको लिस्टिंग के लिए ही देखिएगा, बाकी मत देखिएगा। ओके, एम्फेसिस मिड कैप में कैसा है साइंट DLM IPO? साइंट DLM IPO में मैंने देखा नहीं मित्रा सर, एक बार ज़रा उसकी डिटेल आज मैं चेक करके आपको वापस रिवर्ट करता हूँ। लेकिन एम्फेसिस ठीक कंपनी है, चला था थोड़ा बीच में फिर नीचे आ गया, तो आप एक बार को एंटर करना चाहो तो एम्फेसिस कैन बी अ गुड टू गो मिड कैप में, क्योंकि जो रैली है वो फ्रंट लाइन से ज़्यादा तेज़ थी, तो कंपेरेटिवली मिड कैप ज़्यादा महंगा है फ्रंट लाइन के। अगर आप देखो तो परसिस्टेंट हुआ, कोफोर्ज हुआ, L&T इन्फोटेक माइंट्री हुआ या LTTS हुआ, तो ये सब में ना तेज़ी फ्रंट लाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा आई है, इसलिए थोड़े महंगे साइड पर हैं। इसलिए बड़ा ध्यान से पिक एंड चूज़ करना आप, और वंस एंड फॉर ऑल एक ही बात मैं बोलता रहा हूँ बार बार कि इस समय ज़रा थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखना। हो सकता है चीज़ें ट्रैप साइड पर जा रही हों, तो थोड़ा थोड़ा जहाँ पैसा बनता चल रहा है थोड़ा थोड़ा आप लेते चलोगे। ऐसा कोई बुराई नहीं है कि लॉन्ग टर्म में आप उन्हें होल्ड करोगे, कोई बात नहीं, कर सकते हो, लेकिन नीचे दोबारा मिल जाए तो आप एंटर कर दो, कोई बुराई भी नहीं है उसमें। तो आधी पोजीशन से पार्शियल पोजीशन जहाँ पे पैसा बन रहा है वहाँ पे आप निकलने की कोशिश भी यहाँ पर कर सकते हो। बट हाँ, IT अभी उतना तेज़ भागा नहीं है तो कंपेरेटिवली बाकी सेक्टर्स के, तो आप एक बार उसको भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो, स्पेशली फ्रंट लाइन, नॉट मिड कैप। what to buy in this market? Please suggest some names. धवन सर, जहां आपकी पोजीशन से नीचे हो शेयर वहां आप बाय कर सकते हो। मिसाल तौर पे HDFC बैंक में लास्ट देखा नहीं था, लेकिन जो न्यूज़ फ्लोज जो था जहां पर उतना बड़ा चला नहीं है कंपेरेटिवली बाकी शेयरों के, उसको आप देख सकते हो। और फ्रंट लाइन में जो आपके पास आपके भाव से नीचे हो उनको आप ऐड कर सकते हो। और ज़्यादा सही टिप्पणी मैं इसमें कर पाऊँगा जब मैं अपना आज डेटा पढ़ लूँगा, आज या कल या 2-3 दिन लग जाएंगे मुझे, क्योंकि 10 से मैं आउट ऑफ साइट हूँ, सो इसलिए मैं एग्जैक्टली बता नहीं पाऊँगा। लेकिन हाँ, जो नाम मैं पहले बोलता था उनमें से टाटा कम्युनिकेशन ऑलरेडी 1100-1200 रुपये का 1700 हो गया, होकर आया नीचे। और जुबिलेंट इनग्रेवी एक बार को फिर भी ठीक है, आप एंटर कर सकते हो, उसमें इतना भी कोई भागा नहीं है वो मतलब वही 379 का स्टॉप लॉस और आप लॉन्ग जा सकते हो। USL ऑलरेडी 900 रुपये पहुँच गया है, तो उसके बारे में भी क्या ही बोलूँ, 700 रुपये चल चुका है वो भी। सो लिकर में लेकिन कुछ और नाम हैं सस्ते, वो मैं भी देख लूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से ग्लोबस सस्ता है अभी भी, रेडिको ठीक है, जिनको आप देख सकते हो। जो क्वालिटी एट लोअर लेवल मिल रहा है उनमें एंटर करो, ज़्यादा बेटर है कंपेरेटिवली। जो क्वालिटी एट हायर लेवल है उनके कंपैरिजन में आप इनमें एंटर करना वो ज़्यादा बेटर रहेगा अभी। ओके, फिलहाल चलिए अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई आज भी, और उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से नहीं कर पाया। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने इंतजार भी किया और आज सवाल भी पूछे। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। और आपसे अब मुलाकात हुई कल, अब तो हूँ मैं, आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए
@SmithResearch मेरा ट्विटर हैंडल है और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। नमस्कार।